साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग बिहार डीएलएड का मैथ का सीरीज़ लेके आए हैं। तो देखिए, इसमें मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिएगा कि बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ठीक है, एक बिंदु दिया गया है और उसकी दूरी मूल बिंदु से मांग रहा है। ठीक है, जब भी दूरी हम लोग निकालते हैं तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालने बोलेगा, आपको क्या करना है, जिस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने का है, उन बिंदुओं के x और y के मान का आपको स्क्वायर कर देना है। तो x का मान है 4, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस करके -5 का स्क्वायर कर दिए रूट के अंदर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 16 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। रूट 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब मूल बिंदु से दूरी मांगा हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हो जाएगा 41 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए, अगला सवाल है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निम्नलिखित में से होगा। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद में से a, b और c का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, गुणांक में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। बी का मान हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा 7, और सी कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 10। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान है 10 और ए का मान है 1, तो 10/1 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन को में है, ऑप्शन को इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालने बोलता तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेंगे। तो देखिए, अगला सवाल क्या है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। देखिए, मान लेते हैं कि क्या है, देखिए हम बोला है रूट n एक क्या है, रूट n एक संख्या है, और n जो है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या यानी n का मान हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम अनंत तक n का मान रख सकते हैं। तो जब n का मान अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो हो जाता है √1, और ये 1 हो जाता है। वहीं n का मान जब 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, √2, और √2 बराबर क्या रहता है, तो √2 ही रहता है। और n बराबर अगर 3 रखते हैं तो क्या होता है, √3 हो जाता है। n बराबर अगर 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, √4 हो जाता है, और √4 क्या, तो इसका मान हो जाता है 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो देखिए, ये जो 1 आया ये परिमेय संख्या आ रहा है, और वहीं जो √2 है ये अपरिमेय संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 4 का जो वर्गमूल है वो एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो रहा है कि एक बार जब n का मान हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रखते हैं तो कभी क्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है। ठीक है, और कभी अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या आता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। देखिए, क्या बोला है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हो। योग क्या होता है, तो अगर शून्यांक को अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, योग दिया है 2, और वहीं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो -15 दिया है। तो इसमें बहुपद निकालने बोला है। ठीक है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है जब भी आपको द्विघात बहुपद निकालने को कहा जाए तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख देंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 और एक्स, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -15 है, -15 रख देंगे। तो आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस प्लस -15 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन बी यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा, अगला सवाल क्या है कि यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, तब 10 बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि 10 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √3 है। हम लोग √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, चूंकि √3 जो होता है वो 10 60 का ही मान होता है। तो 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री।
ठीक है। तो यहीं अगर हमको बीटा निकालना है, चूँकि टेन बीटा का मान निकालने बोला है तो हम बीटा निकालेंगे। तो बीटा के लिए हम क्या करेंगे, तो 60 माइनस अल्फ़ा कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरा वाला मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये है टेन अल्फ़ा बराबर 1/√3। 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। कितने का, 30 डिग्री का। उस प्रकार से अगर 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे बीटा का मान निकालने के लिए 60 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आया, 30 डिग्री आया। जब माइनस करेंगे तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन वहीं हमको बोला है कि 10 बीटा का मान क्या होगा, तो 10 बीटा का अगर मान निकालेंगे तो बीटा का जगह में 30 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन सी में 1/√3 है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल है कि ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है। देखिए 3 बिंदुएं दी गई है, ठीक है, जो कि त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो ए का मान है 0, 1, बी का मान क्या है, तो 0, 5, वहीं जो सी का मान है वह है 3, 4। तो देखिए जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाता है तो इसका एक लंबा सा फॉर्मूला है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास टाइम की कमी होती है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है कि आपको किसी एक निर्देशांक को, किसी एक बिंदु को आपको 0, 0 बनाना होता है। तो 0, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 में से क्या घटाएं कि 0 हो तो 0 ही घटाना पड़ेगा। और वहीं में यहाँ पे 1 में से कितना घटाएं कि 0 हो तो -1, 1 में से क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 में से 0 घटाए 1 हो गया और 1 में से 1 घटाए कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहला बिंदु आ गया 0, 0। उसी प्रकार से सेम चीज़ हमें हर एक बिंदु से घटाना है। इसमें से 0 घटाना है, इसमें से 1 घटाना है, इसमें से 0 घटाना है, इसमें से भी 1 घटाना है। तो देखिए ये वाले बिंदु का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। उसी तरह से उस वाले बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए पहला बिंदु जो हो गया वो 0, 0 हो गया। तो अब हमें जो 2 बिंदु बचे हुए हैं इनके अंदर अंदर और बाहर बाहर वाले का गुना कर लेना है। तो देखिए 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और दूसरा बिंदु को प्लस कर देना है। यहाँ पे 0 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है और जो भी मान आए वो आपका पॉजिटिव मान लेना है। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो आपको पॉजिटिव मान लेना है। अगर माइनस में भी आ जाता है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो देखिए 12 + 0 कितना हो जाएगा, 12, 12/2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 6 इसका सही आंसर होगा, 6 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो पी क्यू बटे में ए क्यू का मान निकालने को कहा है। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पहला समरूप त्रिभुज जो है वो है त्रिभुज पी ए बी। ठीक है, पी ए बी का क्षेत्रफल जो होगा, पी ए बी का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग का बराबर होगा। तो देखिए अगर पहला हम लोग संगत भुजा ले लें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो पी ए है। ठीक है, क्या है, पी ए है। यहाँ से यहाँ तक पी ए लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक अगर ये दूसरी वाली संगत भुजा के बारे में बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये वाली जो संगत भुजा है ये है पी क्यू। तो यहाँ पे नीचे में लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे चूंकि वर्ग का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज का जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ वो है 1:2। और इधर क्या हो जाएगा, तो पी ए का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको अब जब हम लोग आगे बनाते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2PA का स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं आगे इसको हल करते हैं तो देखिएगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √, इधर का स्क्वायर चला जाएगा तो इधर √, हो जाएगा और पी ए जो है ये मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का मान ये आ गया। तो देखिए हमें क्या करना है, पी क्यू अनुपात ए क्यू का निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम उसको लेकर के अब आगे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पी क्यू अनुपात में ए क्यू लिखते हैं। तो पी क्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, पी क्यू ही रहने देंगे और नीचे में जो ए क्यू है, ठीक है, ए क्यू कहाँ से कहाँ तक का मान है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो मान है इसको ए क्यू माना गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं पी क्यू माइनस ए पी क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं या पी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसको जब हल करते हैं तो पी क्यू का मान यहाँ पर रख देंगे √2
√2 इंटू पी ए, और बटे में यहाँ क्या लिखेंगे पी क्यू का मान, तो यहाँ पे भी √2 इंटू पी ए लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पी ए है, तो देखिएगा √2 जब कॉमन आउट कर लेंगे, सॉरी √2 नहीं मतलब पी ए जब कॉमन आउट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, पी ए जब कॉमन आउट कर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2 और यहाँ पे बचेगा √2 - 1। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 + 1 और बटे में क्या हो जाएगा √2 + 1। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का गुना 2 हो जाएगा और प्लस √2 और बटे में देखिएगा तो a² - b² का फॉर्मूले में आ रहा है, यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो देखिए इसका अगर फाइनल हल देखें तो क्या हो जाएगा 2 + √2/1 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा अनुपात आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि 2 + √2 अनुपात 1। तो देखिएगा आपको यहाँ किसी भी ऑप्शन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है तो हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वह इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, तो 1/3। ये जब 1/3 है तो इसको हम लोग बराबर दोनों को जब कर दिए तो इसको 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, और बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × h + r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2πr जो है, क्योंकि दोनों का जो r है वो सेम होगा, तो ये 2πr और ये 2πr आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h = h + r, और यहाँ का जो 3 है इधर जाके गुना हो जाएगा इस h के साथ, तो 3h बराबर हो जाएगा h + r। उधर वाले h को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2, यहाँ पर 2h बचेगा बराबर r हो जाएगा, और हमें निकालना है h बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ½ r हो जाएगा, ठीक है। 2 उस पर जाने से क्या हो जाएगा, h बराबर 1/2 r हो जाएगा। तो देखिए h बराबर 1/2 r किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 8 अनुपात, देखिए यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 अनुपात क्या होगा, 8:27 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतनों का अनुपात हम लोग लिखते हैं, पहला गोला का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं 4/3πr³, ये होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला। मान लेते हैं पहले गोले का है तो इसको r1 मान लेते हैं, उसी प्रकार से 4/3πr2 दूसरे वाले गोले को 2 मान लेते हैं, तो इसका क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8:27 यानी 8/27 कर देंगे। देखिए दोनों में 4/3π आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इधर का क्यूब जब उधर चलेगा तो यहाँ पे r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्यूब से बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो r1 का मान कितना और r2 का मान देखिएगा 2:3 आया, ठीक है। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, तो इनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात, सतह क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सतह क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है 4πr², ये r1 का स्क्वायर करेंगे और उसी तरह से 4πr2 का स्क्वायर करेंगे, तो 4π आपस में कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर यानी r1 का मान है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे और अनुपात में r2 का मान है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4:9 यानी कि 4:9 किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी में ये है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जब भी घन को बांटने की बात आती है तो उसके आयतन को बांटा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके आयतन को हम लोग क्या करेंगे, तो जब जो बड़ा घन है, ठीक है, उसका आयतन हम लोग पहले लिखेंगे, तो बड़े घन का आयतन क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, तो छोटे घन का आयतन जो हम काटना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है L3, ठीक है, L3, इसको मान लेते हैं L1 का क्यूब और दूसरे वाले को मान लेते हैं L2 का क्यूब। तो L1 का मान यानी बड़ा घन का भुजा कितना दिया हो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब कर देंगे, और छोटे घन का भुजा कितना दिया हो 1, तो 1 का क्यूब कर देंगे। आगे इसको हल करेंगे, 5 का क्यूब हो जाता है 125 और 1 का क्यूब हो जाता है 1, तो इसको जब हम लोग आगे बनाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। यानी 125 जो है कुल 125 घन काटे जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा अगला सवाल है कि x पर पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है तो सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, या n एक सम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, x पर पावर n+1। अगर हम लोग n का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, x+1 हो जाता है, जो कि इसका एक क्या हो जाता है, एक गुणांक हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं जब x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है x² + 1। तो देखिए यह x+1 का गुणांक नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप जब x³ + 1 करते हैं तो यह भी जो है x+1 का एक गुणांक है, ठीक है। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये x+1 का एक गुणांक माना जाएगा। तो देखिए जब भी हम विषम संख्या रखते हैं तो यह उसका एक गुणांक हो जाता है, लेकिन जब सम संख्या रखते हैं तो गुणांक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी n का मान एक विषम पूर्णांक होगा, तभी ऐसा संभव है कि वह एक क्या हो, तो x+1 का एक गुणांक हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। देखिए किसी वर्ग में की भुजा में 10% का वृद्धि किया जाता है, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100। तो देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। यानी जिस आयत का भुजा 10 है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 बढ़ाने से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा बढ़ाने पर। तो इसका क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 100 का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 100 में कितना बढ़ जाता है, 21 बढ़ जाता है। 100 में 21 बढ़ जाता है, यानी कि 21 बढ़ गया किस में, 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे, तो ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 21%। यानी जब हम घन की भुजा को 10% बढ़ाते हैं तो इसका क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल श्योर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 11 परमाणु का औसत कितना है, 11 परमाणु यानी 11 फ्रैक्शन है, इसका औसत जो है 30 आता है। प्रथम 5 का औसत 25 एवं अंतिम 5 का औसत 28 आता है, तो छठी संख्या क्या है। देखिए 11 संख्याएं हैं, प्रथम जो 5 संख्या है, प्रथम 5 जो संख्या है इनका औसत कितना आता है, तो इनका औसत 25 आता है, ठीक है। और उसी तरह से जो अंतिम 5 संख्याएं हैं, अंतिम की जो 5 संख्या हैं इनका औसत कितना आता है, 28 आता है। तो यहाँ पर बोला एक संख्या होगा x मान लेते हैं, ठीक है। तो यह संख्या कितना होगा कि उसका औसत जो है वो 30 हो जाए। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है, तो इन संख्याओं को औसत को 30 करने के लिए हर एक संख्या में 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी संख्याओं में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 संख्याओं में 5 जोड़ेंगे तो इसका जो है औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं में 5 जोड़ते हैं तो 5 5 25 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 25। चलिए इसका काम हो गया, यानी इसका जो है औसत 30 आ गया। अगला वाला देखते हैं, तो यहाँ पे जो अंतिम 5 संख्याएं हैं इनका औसत 28 है, इनमें प्रत्येक में अगर 2 जोड़ देते हैं तो इनका भी औसत 30 हो जाता है। तो 2 अगर 5 संख्याओं में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए हमारा जो लास्ट संख्या है इसको भी हमें 30 का औसत में लाना है, तो इसको यानी कि इसको भी कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी फिलहाल में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसको 30 ले लेते हैं। अब देखिए इन सब को जोड़ देते हैं तो 25 और 10 35, 35 और 30 65 हो जाता है। यानी ये जो हमारा छठी संख्या होगी ये 65 होगी, तब जाके इन सभी का जो औसत है वह 30 संभव हो पाएगा। तो इस तरह से देखिए बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन आप जब इन संख्या इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आपको ऐसे ही बनाना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो कितना इसका आंसर आ गया, 65 आ गया, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 4 घंटियाँ शुरू में 7-7 बजती है और तत्पश्चात 6, 7, 8, 9 एवं 9 सेकेंडों के अंतराल में बजती है, तो 2 घंटे में घंटियों के 7 बजने की संख्या कितनी है। यानी 2 घंटे में ये 7-7 कितनी बार बजेंगी। तो देखिए इस तरह का जब भी आपको सवाल देखने को मिल जाए तो आप जितनी संख्याएं दी गई है, यानी जो समय दिया गया है उसका आप एलसीएम ज्ञात कर लिए, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 2 से चलाएंगे, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8 और यहाँ पे 9। उसी प्रकार से 3 से चलाइएगा, 3 एकम 3, 7, 4 और 3 तिया 9। अब इन सबको गुना कीजिए तो देखिए यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24। तो 24 और 21 को गुना कर लेते हैं, 24 और यहाँ पे हो जाएगा 48। तो गुना कीजिएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। यानी 504 सेकेंड पर जो है यहाँ पे ये तीनों एक साथ बजते हैं 504 सेकंड के अंतराल में, इतना सेकंड के अंतराल में। लेकिन हमें बोला है कि 2 घंटे में कितना बार बजते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे को हम लोग सेकंड में बदलते हैं, तो 2 घंटा इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, और सेकंड में बदलेंगे 60 से गुना करेंगे, और बटे में हम लोग कर देंगे 504 सेकंड को, क्योंकि इस अंतराल में तीनों घंटियाँ, ये चारों घंटियाँ बजती है।
तो देखिए इसको जब आगे हल करते हैं तो इसको जब 2 से काटते हैं तो 2 एक 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 5 10, 2 दूनी 4, 252। यहाँ से इस 2 को काट देते हैं, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पे 26। तो इस तरह से इसको भी 2 से काट देंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर इसको भी 2 से काटिएगा 30 हो जाएगा, और इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6। अब फिर 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको भी 3 से काटते हैं, 3 दशम 30। इसको फिर 3 से काटते हैं तो 7 हो जाता है, और इसको 3 से काटते हैं तो 10 हो जाता है। तो ऊपर में देखिएगा कितना यार 10.100 आ जाएगा, नीचे में 7 आ जाएगा। अब देखिए 100 का 7 से अगर 100 को भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 14 7 98, यानी 14 बार में पूरा 14 बार आ जाता है, 2 बार बच जाता है। देखिए जो 2 बार बच जाता है उसको आपको नहीं लेना है, आपको पूरा पूरा को लेना है। तो 14 बार में यानी कि 14 बार जब ये होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम काटते हैं इसको 7 से तो 14 बार पूरा पूरा कट जाता है, जो 2 बचता है उसको आपको नहीं लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि x पर पावर 2 प्लस 1/x पर पावर 2 बराबर 14 है, तो x पर क्यूब प्लस 1/x पर क्यूब का इसका मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले तो आपको पहले जो है आपका जो मान दिया हुआ रहता है वो आपको इस रूप में रहना चाहिए, नहीं 1/x प्लस 1/x के रूप में रहना चाहिए। इसका मान अगर दिया हुआ रहेगा तो हम इन सभी का मान आसानी से निकालेंगे। तो लेकिन इस रूप में नहीं दिया हुआ, हम लोग पहले उस रूप में लाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं बराबर, देखिए इसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, 14 है। तो इसका मान हम लोग यहाँ पे 14 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ जुड़ के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इधर का जब इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी x प्लस 1/x का मान हो जाएगा √16। और x प्लस 1/x का मान √16 को जब हम लोग बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी इसका मान आ गया 4, जो कि हमारे बिल्कुल इस रूप में आ गया। जब इस रूप में आ गया तो हमें किसका मान निकालने बोला है, तो x³ का मान निकालने बोला है। तो जब भी ऐसा मान आपको निकालने बोलेगा तो आपको सीधे फॉर्मूला का क्या यूज़ करना है, यानी यह जो 4 आया यह a का मान आपको लेना है। क्या लेना है कि जो 4 है वो a का मान है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a³ माइनस 3a कर देना है। जब भी आपको x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने बोले तो आपको क्या करना है, a³ माइनस 3a कर देना है। तो a का मान है 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू a का मान कितना है, 4 है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 और माइनस 4 दिया 12। 64 में से जब 12 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 किस आंसर में है, तो ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, यदि अंकों को उल्टा किया जाए तो वो संख्या घटकर 54 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। देखिए जब भी आपको इस तरह से संख्या वाले सवाल, अंकों को पलटने वाले सवाल, इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं तो आप ऑप्शन से हल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला आपको यहाँ शर्त दिया है कि दोनों का योग 8 होना चाहिए, तो आप पहले गिन लीजिए किसमें किसमें योग 8 आता है। देखिए इसमें भी योग 8 है, इसमें भी योग 8 आता है, इसमें भी 8 आता है, इसमें भी 8, यानी पहला जो है वो 4 ऑप्शन को संतुष्ट करता है। उस तरह से दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो क्या बोला है, तो वह संख्या यदि अंकों को उल्टा किया जाए तो वो संख्या घटकर 54 हो जाता है। तो देखिए अगर पहला जो 62 है ऑप्शन में, इसके अंकों को पलटते हैं तो 62 को हम लोग क्या करते हैं, 26 कर देते हैं, घटा के देखते हैं कितना होता है। 12 में से 6 घटा 6 और 5 में से 2 घटा 3, देखिए 36 आता है। हमें यहाँ क्या कहा गया है, 54 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 71 है, इसके अंकों को पलटेंगे तो 17 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, कितना आ गया, 54 आ गया। देखिए अंकों को पलटकर घटाने से कितना आता है, 54 आ जाता है, बिल्कुल संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी 71 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से ही आपको हल करना है ताकि आपका आसानी से आंसर आ जाए। आगे देख लेते हैं। तो चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, 80 नंबर में, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये और ऊपरी व्यय 20 रुपये और विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य यानी 80 रुपये में खरीदा गया और 20 रुपये उस पर और भी खर्च किया गया, मरम्मती वगैरह करने में, मान लीजिए आप कुछ भी, ऊपरी व्यय का मतलब वही होता है कि उसमें खर्चा किया गया। तो अगर कॉस्ट प्राइस इसका देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी व्यय भी कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ा जाएगा। और बेचा कितना में जाता है, 120 में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 120 हो जाता है।
तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। देखिए खरीदा 100 में, बेचा 120 में, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। 20 का लाभ कितने पर हुआ? तो 100 पर 20 का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मोसो 10 है, तो उनका लोसो क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि लोसो इंटू मोसो क्या होता है? दो संख्याओं का लोसो इंटू मोसो उनके गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। हमें लोसो निकालना है, तो लोसो को हम लोग रखते हैं और मोसो का मान कितना दिया हो? 10 दिया हो, तो यहाँ पर 10 रख लेंगे, बराबर 1500 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को आप जब हम लोग इस यहाँ कर देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 150। एलसीएम कितना आ गया? 150 आ गया लोसो, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा सवाल क्या है कि यदि ए जो है वो 0 से बड़ा है तो रूट ए इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका मान हमें ज्ञात करने को कहा है। देखिए इस तरह से आपको और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे रूट फाइव इस तरह से इन्फिनिटी तक, और भी अंकों को आपको बदल दिया जा सकता है, एक ही जगह में कुछ भी रखा जा सकता है। तो इसका आपको आंसर क्या मानना है कि जो रूट के अंदर जो संख्या है वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर वहीं पे ए की जगह में 5 रहता तो 5 आंसर हो जाता, 3 रहता तो 3 हो जाता, 1 रहता तो 1 हो जाता, 2 रहता तो 2 हो जाता। बिल्कुल जो अंदर होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है, 20वां सवाल, कि 1 + 2 + 3 + इस तरह से n बार अगर चला है तो इनका योग निकालना है। ठीक है, योग। तो देखिए जब भी हम योग निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहली वाली संख्या को लेते हैं और सबसे अंतिम वाली संख्या को लेते हैं। तो अंतिम संख्या में क्या है? n है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसे 2 से भाग करते हैं और इसे गुना करते हैं कुल संख्याओं से। तो कुल संख्या कितनी है? n है। तो देखिए इसको जब हम आगे करते हैं तो क्या हो जाता है? n × n + 1 और बाई में आ जाता है 2। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है ऐसा? तो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपको सवाल ऐसा ना पूछ के अगर पूछ लिया होता कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, यहाँ पर अगर लिख देता 49, तो इसका योग निकालने बोलता, आपको कैसे निकालना होता? तो आप पहला वाला संख्या लिखते 1 और लास्ट वाला लिखते 49 और भागा कर देते 2 और गुना कर देते 1 से 49 तक कितनी संख्याएँ हैं कुल? तो 49 संख्या है। ठीक है, 49 से गुना कर देते, तो यहाँ पे जुड़ के आपका 50/2 25 हो जाता। 25 गुना 49 करते और इसको गुना करने पर जो आंसर आता वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।